नमस्कार, याशर डॉट कॉम सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 692 में आज हमारे साथ हैं खेमचंद जी सोनी। गांव है रतन नगर, जो वर्तमान में चूरू में है, और पेशे से शिक्षक हैं। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूँ, ये तो वीडियो याशर डॉट कॉम संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यवसाय के मालिक की अनुमति नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से अपने शब्दों में। आपको पता है मैं कैसे पूछता हूँ, बताएं। मेरा गांव वैसे रतन नगर है जी और जन्म मेरा कलकत्ता में हुआ। जी तो वहाँ पर भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ बांग्लादेश का, जी जी तो उस समय हम रतन नगर शिफ्ट हो गए। जी और उसके बाद में फिर मैं कलकत्ता नहीं गया। मेरी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन रतन नगर में हुई। 11वीं मैंने चूरू के बागला स्कूल से किया। जी BSc MSc लोहिया कॉलेज से किया। MPhil डूंगर कॉलेज बीकानेर से किया। और PhD मैंने अजमेर यूनिवर्सिटी MDS यूनिवर्सिटी जो अजमेर है वहाँ से किया। जी। तो और, बताएं। और उसके बाद में फिर विदेशों में भी मैं गया हूँ रिसर्च के सिलसिले में, क्योंकि मेरा वाइल्ड लाइफ पे वर्क चलता है, अच्छा, विशेषकर पक्षियों पे। तो पक्षियों की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होती है, उसमें मुझे अलग अलग सोसाइटी के द्वारा इनवाइट किया जाता है। कहाँ आमंत्रण मिला? मैं जैसे मलेशिया जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, बेल्जियम गया हूँ, हालैंड गया हूँ, पेरिस गया हूँ। और अभी कोरोना के कारण हालांकि निमंत्रण तो थे, लेकिन कोरोना के कारण मैं जा नहीं पाया। और अब रिटायरमेंट के बाद में फिर मैं स्वतंत्र हूँ। अच्छा, मैं अपने शब्दों से पूछ लेता हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। आपके माता पिता का नाम दोबारा बताएं। मेरी माँ का नाम सांवरी देवी है, पिताजी रामचंद्र जी सोनी। ठीक है। और दादाजी दादी जी का? दादी जी का नाम मनभरी देवी है और दादाजी घिसाराम जी। और पीछे यादें बताते जाएं। मेरे परदादा जी टोरमल जी है। और सरदादा जी है वो भजन राम जी है। उनके पिताजी पदम राम जी है। जी जी। उनके पदम राम नाम पे मैंने मेरे मकान का नाम भी पदम निवास पद्म रखा है। निवास, अच्छा अच्छा। और उससे पहले की भी हिस्ट्री है मेरे पास, 500 साल की हिस्ट्री। अच्छा, तो मूलतः कहाँ से आए हो पता? हम रामगढ़ से जब रतनगर की स्थापना हुई थी 1861 में, तो उस समय पदम राम जी रामगढ़ से रतनगर आ गए थे। सेठ वो लोग बुला के लाए थे उनको, विशेषकर। ये बात है। और तब से हमारा परिवार है वहीं पर है। और अब तो खैर काफ़ी नई पीढ़ियाँ बन गई है, वो कलकत्ता में। ननिहाल? ननिहाल मेरा लक्ष्मणगढ़ है। लक्ष्मणगढ़ है? हाँ, तो हमारे पास में। चिकना परिवार है। और चौपड़ बाजार में हमारे नाना जी की दुकान भी है। तो नाना जी का नाम? नाना जी नाम ध्यान नहीं है। मामा जी किशन लाल जी चिकना। अच्छा अच्छा। नाना जी का ध्यान नहीं है। नानी जी का भी ध्यान है तो? नानी जी का बुढ़िया बोलते थे। बुढ़िया भाई बोलते थे। तो ससुराल कौन सी का है? ससुराल चूरू है। चूरू है। हाँ। और सास ससुर का नाम? सासू जी है शांति देवी सोनी और फादर इन लॉ वो है जोधर जी सोनी। देखो वैसे तो देखो बड़ा शहर है चूरू। हाँ। तो लेकिन तकनीकी आप गजमाई हो गए। बिल्कुल ससुराल में रह रहे तो भले नए रहे हो, लेकिन तकनीकी रूप से। हाँ बिल्कुल, चूरू गजमाई है। तो बहन भाई कितने हैं? एक बड़ी बहन थी, पुष्पा नाम था उसका। लेकिन वो प्लेग जब फैला, तो प्लेग के कारण वो उसकी डेथ हो गई छोटी आयु में, 3-4 साल की थी। फिर हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। छोटे। हाँ। ठीक है। तो नाम क्रम से? बड़े भाई साहब दीनदयाल जी सोनी हैं, वो अपने ज़माने के LLM रहे हैं, एक्सपायर हो गए अब तो। उनसे छोटे प्रभुदयाल सोनी, वो भी PhD है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। और सरदार सर की SVD कॉलेज से रिटायर हो गए। और 3 नंबर भाई लक्ष्मी नारायण जी, वो हमारा पुश्तैनी काम करते थे, सोने चांदी का। और 4 नंबर है भागीरथमल जी सोनी, वो MCOM है, बिजनेस करते हैं अपना। ठीक है। और मैं छोटा हूँ। तो बहन और कोई बहन? बहन फिर हमारी नहीं हुई। मेरी पत्नी का नाम उषा सोनी, और वो चूरू से बिलोंग करती है, MCOM है, हाउसवाइफ है। और मेरे 3 बेटे हैं, 3 संतानें हैं, जिसमें बड़ा लड़का है मनीष सोनी, जो केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट है, B.Ed है। और नेट JRF गेट की एग्ज़ाम उसने क्लियर कर रखी है। और अभी 2 साल पहले उसका केंद्रीय विद्यालय में लेक्चर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी रुद्रप्रयाग पोस्टिंग है उसकी, अगस्त मुनि आश्रम में। और उससे छोटी बेटी है वो शिखा सोनी, वो MSc जूलॉजी है, वो भी JRF क्लियर है। अभी उसने अजमेर यूनिवर्सिटी का प्री PhD का टेस्ट है वो क्लियर किया है, 2nd रैंक आई है, तो वो जूलॉजी में PhD ज्वाइन करेगी। और उसे छोटी बच्ची सृष्टि सोनी, उसने MSc प्रीवियस का परीक्षा दी है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। और वो भी पेंटिंग में, नाच गाने में
इसके अलावा जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनसे वो कुछ न कुछ चीज़ें बना लेती है। कचरा जो भी हो, वेस्टेज हो, उससे वो कंस्ट्रक्शन कर लेती है। कोई मूर्ति हो, चाहे गमला हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो वो हमारे आर्टिस्ट हैं। और बड़ी बेटी है, वो डांसर है, सिंगर भी है। और मैं, बड़ा लड़का है, वो भी ऑर्गन बजाता है। जैसे इसमें वो हारमोनियम बजा लेता है, गिटार बजा लेता है, बांसुरी बजा लेता है। और मेरी भी हॉबी है, मैं भी गुनगुना लेता हूँ। पेंटिंग पहले खूब बनाई है, इन दोनों ने ही बनाई। तो पुश्तैनी काम आपने नहीं हाथ आजमाया? अब मैं जब कलकत्ता था तब मैं पुश्तैनी काम भी करता था। पिताजी हमें लड़ बनाने का काम है, गहनों को साफ करने का काम है, छोटी छिलाई का काम है। तो थोड़ा मोटा काम मैं कर लेता हूँ। कर लेते हैं, अच्छी बात है, क्यों थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, हाथ तक काम कुछ भी होता है। अच्छा, उसके बाद में आपके थोड़ा सा मतलब कि पसंद नापसंद वगैरह पूछ लें और कुछ पुरानी बातें। प्रिय मित्र? प्रिय मित्र मेरा है सत्य प्रकाश डीडवानिया, रत्नगर का, ये मेरा क्लासमेट है। और आजकल वो कानून गो है अनूपगढ़ में, तहसील में। अच्छा। और प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी मेरे रहे राम सिंह जी राठौड़, स्कूल लाइन में तो। और कॉलेज एजुकेशन में अनिल भार्गव साहब रहे हैं, डॉक्टर एन शर्मा रहे हैं, बागेतमल जी आबूसरिया रहे हैं। एक बीकानेर में था तब ओपी जांगीर साहब थे, वो मेरे प्रिय गुरु थे। तो आपने बताया कि इस फोटोग्राफी के सिलसिले में आपने देश विदेश में भ्रमण किया है। हाँ। ठीक है, काफ़ी से किया। और देश में भी काफ़ी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में घूमा हूँ। बड़े बड़े मतलब कॉन्फ्रेंस में हम जाते रहते हैं, तो कॉन्फ्रेंस में जब भी जाते हैं तो पत्र वाचन हमारा होता है वहाँ पर। और काफ़ी बंगलोर जैसे गया हूँ, हैदराबाद गया हूँ, चेन्नई गया हूँ। वैसे तो देखो, आप अभी आपको बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता, आप 60 साल से कम है, साल 2 साल कम है ना। ठीक है, कौन से सन का जन्म है? मेरा 64 का है। ठीक है। और वैसे आप आ गए, ठीक है, वृद्ध में आने लग गए। ठीक है, लेकिन मन से अगर वृद्ध न हो तो वृद्ध नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मन से अभी जवान काफ़ी हिम्मत भरा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमारा एक संस्कार है, हमारे परिवार हैं, कभी बुजुर्गों के साथ में, कभी कबीले के साथ में, कभी कहीं और, तो हम तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं, जाने अनजाने में भी कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ मेल बेटा? तीर्थ यात्रा शुरू में पिताजी के साथ हुआ था, क्योंकि पिताजी 77 की बात है जी। और सिंहासन गांव है सीकर में, सिंहासन। तो वहाँ हम कोई बारात में गए थे, तो उसमें वो कोटड़ी की सती माता का मंदिर है हमारे समाज की। अच्छा। तो वहाँ पर मैं उनके साथ गया। और उसके बाद में पिताजी की फिर क्या डेथ हो गई 79 में। तो मेरे पे भाई जॉब का मेरे पे प्रेशर था कि नौकरी कैसे भी लगनी है, तो मैं पढ़ाई में लिप्त रहा, यूँ मान के चलो। क्यों मैं घर से बाहर नहीं निकला, सारी जो शौक है वो मैंने ख़त्म कर दिए। टीवी देखना, गर्दन करके लगे रहे। हाँ, पढ़ने में लगा रहा मैं। और उसी का परिणाम ये रहा कि भाई आज मेरे को अच्छी नौकरी मिल गई थी। तो मौसम ऋतु में ऋतम को से मौसम में तो मेरे को गर्मी पसंद है। गर्मी। क्योंकि उसमें क्या है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन रहता है। ठीक है, ये भी कहा होता है ना, गर्मी गरीब की, सर्दी सेठ की। तो सर्दी में आपको इंतजाम करने पड़ते हैं। गर्मी में आप खुले आसमान नीचे सो जाओ, समस्या नहीं है। तो मैंने जितनी भी पुस्तकें लिखी है वो गर्मी में ही लिखी है। सर्दी में क्या है, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, मोमेंट कम होती है, और बस वो ये सोने का इच्छा रहती है, सोते रहो। तो गर्मी का मौसम मेरे को सबसे अच्छा। फलों में फलों में जैसे सेब है, आम है, ये मेरे प्रिय फल है। फूलों में फूलों में तो गुलाब का है, चमेली है। और खान पान में देसी खाना, बाजरे की रोटी है, जैसे सांगरी का साग है, फफूलियों की सब्जी है, राबड़ी है, कांदे हैं। जी। ये मेरी। और प्रिय आदर्श मेरे बड़े भाई साहब हैं, दीनदयाल जी सोनी, और उनसे छोटे प्रभुदयाल सोनी। वैसे महापुरुषों में देखें तो महापुरुषों में विवेकानंद और अब्दुल कलाम साहब। बहुत ही अच्छे आदमी चुने आपने। हाँ। ये निर्विवाद रहे। हाँ बिल्कुल। और मतलब कि ऐसा, एक तो ये कलाम साहब, और एक अपना एक फिल्मी नायक था, खत्म हुए, इरफान नाम। ये 2-3 नाम ऐसे हैं कि इनके बारे में कोई गलत आदमी गलत नहीं बोलता। मतलब कि ऐसा जीवन जिया, अजातशत्रु समझ लीजिए इनको ना। होंगे लेकिन दुनिया की नज़र में नहीं है। अच्छा, और उसमें साहित्य में कोई रुचि रही है? साहित्य में शुरू में तो मैं उपन्यास वगैरह पढ़ता था, रविन्द्रनाथ टैगोर की, प्रेमचंद की, शरद चंद्र की। जी। और फिर चूंकि साइंस फील्ड में आ गया तो वैज्ञानिक साहित्य में मेरी रुचि बढ़ी जी। और जितनी भी साइंस की मैगजीन थी, बुक्स थी, वो मैं पढ़ता था, उनको कलेक्शन भी करता था। और अब तो आप देख रहे हो लाइब्रेरी है, इसमें ये सारी किताबें डोनेटेड है अलग अलग पब्लिशर्स के द्वारा, ऑथर्स के द्वारा।
अच्छा, तो ये लाइब्रेरी है, इसका कई बार क्या होता है, जैसे हम अपने निवास स्थान का नाम रख देते हैं। हाँ कि भाई फलाना निवास, आपने भी है ना पद्म निवास से। हाँ। तो लाइब्रेरी का भी कोई नाम रखा? लाइब्रेरी का इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ लाइफ साइंस। लाइब्रेरी ऑफ लाइफ साइंस। हाँ, क्योंकि मैं जूलॉजी का प्रोफेसर हूँ। हाँ हाँ। तो जूलॉजी बॉटनी मतलब प्राणी शास्त्र वनस्पति शास्त्र, उनकी किताबें हैं सारी। और इसमें करीब 1500 तो कोई कहानियां पढ़ने वाला है उसके लिए तो नीरस है। नहीं, इसमें मोटिवेशनल बुक भी है मेरे पास। हाउ टू विन फ्रेंड्स, पर्सनल डेवलपमेंट की है, फेस रीडिंग की है, इमोशंस की स्टडी कैसे करें। तो कुछ जनरल इंटरेस्ट की भी मेरे पास किताबें हैं, लेकिन वो सारी साइकोलॉजिकल है, बिहेवियर की है, पर्सनालिटी को, आदमी के मतलब सामने आदमी को कैसे पहचाने, उस तरह की किताबें हैं। वो मेरा तो ये आपके अभी आगे बात करेंगे, जो अब चीजें निकलवाने में काम भी है आपके। हाँ हाँ, क्यों हम चिड़ियाओं के बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए चिड़िया का जोड़ा बैठा है तो हम पहचान लेंगे ये मेल है, ये फीमेल है, अब ये करेगा, हाँ क्या क्या सॉन्ग करेगा। तो खेल में रुचि रही है? खेल में वॉलीबॉल जैसे हमारा रहा है, क्रिकेट, और इसके अलावा जो मस्कुलर जो गेम है वो मेरे को ज़्यादा पसंद है। जैसे गोला फेंक है, भाला फेंक है, तस्तरी फेंक है। शरीर से दिख भी रहा है। हाँ, तो मस्कुलर गेम, कुश्ती है। और हमारे गांव व्यायामशाला थी, उसमें हम सुबह शाम रोजाना जाते थे। 4 बजे खेतों में चले जाते थे उठ के। तो वृक्षारोपण का कुछ रहा है? वृक्षारोपण में भी काफ़ी है। अभी जो हरियाणा राजस्थान जैसे अब चलेगा सावन के महीने में, तो उसमें प्लांटेशन हम करते हैं। और हमारे गांव का तो ट्रेडिशन ही रहा है, रतनगर जब बसा तो हर चौराहे पे नीम, सीरस, पीपल का पेड़ लगाया गया। लक्ष्मी नारायण जी केडिया थे। और अभी भी आप रतनगर भी जाओ तो आप देखना हर चौराहे पे आपको मुख्य मार्केट मिल जाएगा। बाकी जगह भी उनकी कोई देखभाल नहीं हुई, कोई दीमक लगी होगी। लेकिन गांव जब बसा उस समय 256 पौधे वहाँ पर लगाए गए रतनगर में, नीम के, पीपल के। जी। अच्छा, किताब लेखन, देखिए आप अध्यापक हैं तो कई बार क्या होता है, देखिए ये मतलब कि पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ाना बाद में, और बाद में खुद के विचारों को मूर्त रूप देना वो अलग चीज़ है। ठीक है ना? तो उसमें भी गए किताब में हमारे टीचर, जैसे मैंने बताया, अनिल भार्गव साहब। अच्छा। तो वो बोर्ड पे जब लिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई छाप दिया हो। अच्छा। तो मेरी जो हैंड राइटिंग है, पढ़ाने की जो टेक्निक है, वो अनिल भार्गव साहब की है, जो मान के चलो। जी। और वो नोट्स लिखवाते थे, नोट्स हम लिखते थे। वो नोट्स मेरे पास आज भी पड़े हैं। तो मुझे याद है, मैं जब एमएससी में था तो 32 रजिस्टर मैंने नोट्स के बनाए थे। 32 से 160 पेज के 32 रजिस्टर, वो नोट्स मेरे पास पड़े हैं। और फिर ये मेरी इच्छा भी थी कि जब भी मान लो टीचिंग लाइन नौकरी लगेगी तो इन्हीं नोट्स को मैं किताबों में कन्वर्ट करूँगा। तो वो सारे नोट्स को मैंने बुक्स में कन्वर्ट कर दिया। और 24 किताबें अभी तक मैंने बीएससी एमएससी के लिए, बीएससी एमएससी 24 किताबें, हाँ, लिख दिए, जो ऑल ओवर राजस्थान में चलती है, यूपी चलती है, एमपी चलती है। अच्छा, तकनीक का सहयोग, जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, तो आजकल क्या कि लोग भी है ना अपने मतलब कि अपनी बातें अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए निःशुल्क, और उसमें कोई दूरी बाध्यता नहीं रहती, ठीक है ना, समय बाध्यता नहीं रहती, अपने हिसाब से लोग ग्रहण करते हैं, अपने कहीं भी बैठा हो, किसी भी समय, छुट्टी हो, घर पे हो, ठीक है, तो उसका भी मंच का उपयोग करते हैं। तो आपने भी किया? हाँ, मैंने अभी, हालांकि मल्टीमीडिया तो मैं काफ़ी, कंप्यूटर मैंने ले लिया था 1995 में। अच्छा। और उसके बाद फिर 2002 में नया चेंज किया, उसके बाद लैपटॉप लेके आया। और अभी जो कोरोना का जो पीरियड आया तो उसमें क्या ऑफलाइन क्लासेस बंद होगी सारी। जी। और सरकार का आदेश था कि भी आप बच्चों की पढ़ाई है वो आप कंटिन्यू जारी करो, वीडियो बनाओ टीचिंग के। तो हमारी कॉलेज में बोर्ड पे टीचिंग के हमने शूटिंग करके 300 वीडियो करीब मैंने बनाए। और उन वीडियोज़ को मैंने मेरे पर्सनल चैनल पे अपलोड किया, कॉलेज के चैनल पे अपलोड किया। और सरकार का एक चैनल है ज्ञान दर्पण, ज्ञान सुधा, उस चैनल पे भी इन वीडियोज़ को हमने अपलोड किया। और काफ़ी अच्छी उनकी रैंकिंग है, काफ़ी सब्सक्राइबर है। और रोज़ाना 1,500 से 2,000 बच्चे उन वीडियोस को देखते हैं। अच्छी बात है। उनके मैसेज भी आते रहते हैं, हम उनको रिप्लाई भी करते हैं। बात आपकी आजीविका की, हाँ, कौन से शहर में तो लगी, क्योंकि इसमें बाद में आपने बताया अपना पुस्तक निकाल बाद में अध्यापन में आ गया ना। हाँ। तो कहाँ लगी और कहाँ सेवा दी? और आजीविका तो मैं से 74 से ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कलकत्ता से जब मैं रतनगर आ गया तो वहाँ पर एक साबुन का कारखाना था, रतन सोप इंडस्ट्री, हमारे परिवार का, मतलब सोसाइटी का ही था। तो उसमें मैं साबुन बांधने का काम करता था। साबुन के ऊपर जो कागज़ होता है, तो वो 100 साबुन के 2 रुपये देते थे उसमें। तो मेरे ध्यान है, मैं रोज़ाना 100 साबुन बांध के आता, 2 रुपये की अर्निंग उस समय मैंने कर ली थी।
और फिर एमएससी में जब आया तो साथ में हम पीएमटी कोचिंग भी चलाते थे। अच्छा अच्छा। अध्यापक ऑफलाइन शाम के समय। और फिर चमड़िया कॉलेज मेरी सबसे पहली पोस्टिंग हुई। हालांकि वो प्राइवेट कॉलेज थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, लेकिन संतुष्टि थी वहाँ पर। क्यों, चमड़िया कॉलेज में मैं 3 क्लास लेता हूँ, 2200 रुपये देते। अच्छा अच्छा। और उनके पास में चमड़िया स्कूल है, उसमें 2 क्लास लेता हूँ, 1500 रुपये देते। ठीक। और शाम को फिर मैं 3 बैच ट्यूशन के करता, 100 रुपये पर मंथ उसमें थी। तो यूँ करके 5000 रुपये अर्निंग मेरी उस समय थी। ठीक। और वहाँ से फिर मैं मोहता कॉलेज 1 साल पढ़ाया राजगढ़ में। और उसके बाद में एक सरकारी अनुदानित कॉलेज थी गंगानगर, एसडी कॉलेज, वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, 2 साल वहाँ रहा। फिर गवर्नमेंट में आरपीएससी के थ्रू में 95 के आरपीएससी मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद में चूरू ही लगातार चूरू ही हूँ। बीच में 4 साल तारानगर मेरे ट्रांसफर हुआ। प्रथम नियुक्ति चूरू ही क्या आपकी? हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग चूरू ही हुई, बीच में 4 साल तारानगर। तो उसमें कितना था, मतलब क्या कितना? उसमें तो 2200 रुपये बेसिक होती थी, और जो डीए है मकान किराया 220 रुपये था। मेरे ख्याल से 3560 रुपये तनख्वाह। अभी कितना फर्क पड़ गया? अभी तो यूँ मान लीजिए 70 गुना, अभी तो 2.5 लाख से ऊपर सैलरी है मेरी। हाँ। तो मतलब कि जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से ठीक बढ़ी। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो अच्छा, तो अध्यापक कभी तो संतुष्ट हुआ। हाँ, क्योंकि भाई अब लोग वह कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब मैंने नौकरी ज्वाइन करी, उसमें 8 रुपये लीटर पेट्रोल था, तनख्वाह 3560 रुपये थी। ठीक है। अब 2.5 लाख रुपये तनख्वाह है, उसके कंपेरिजन में आप देखो तो पेट्रोल 200 रुपये कुछ भी नहीं है। सही है। अच्छा, तो आपसे एक छोटा सवाल पूछते हैं। और इसके अलावा बुक रॉयल्टी किताबें हैं, उनकी रॉयल्टी आती है। अच्छा, वो भी आता है, वो भी आता है। अच्छा, इसमें रॉयल्टी का सिस्टम, एक बार आपने मतलब किताबें छाप दी, इसमें कई तरह का सिस्टम है। कुछ पब्लिशर तो एक साथ दे देते हैं, 1 लाख रुपए भी एक किताब का हम दे देंगे, आगे कुछ नहीं दे देंगे। और कुछ ये कि भाई जितनी पब्लिश सेल हुई है उसका 10% 15% दे देंगे। लेकिन वही है, चीटिंग सब जगह होती है। अच्छा, हमें क्या पता कितनी बिकी? हाँ, क्योंकि भाई बड़े सेठ है, मतलब इनमें तो फॉरेन पब्लिशर है, वो भी चीटिंग करते हैं। क्योंकि साहब किताब बिकी 1000 बताएंगे सोई कि साहब स्पेसिमेन कॉपी बट गई है ना यार, जाने किराया बहुत लग गया, लड़के आजकल पढ़ते ही नहीं है ना, पासबुक ज़्यादा पढ़ते हैं। तो चीटिंग तो सब जगह है, लेकिन भाई मेरे को नाम मिला, एक मंच मिला, एक पॉपुलरिटी मिली। मुद्रा से ज़्यादा जो है वो नाम वो मायने रखता है। क्यों, मेरे जो पब्लिशर है वो जैन साहब है जयपुर के, और कई बार नाम से आत्मसंतुष्टि मायने रखती है। आत्मसंतुष्टि है और नाम बहुत है। क्योंकि बुक राइटिंग के बाद में मेरी पॉपुलरिटी बहुत थी पूरे इंडिया में। और मेरा जो पीएचडी वर्क किया वो हमने वेबसाइट, एक तो हॉलैंड की सोसाइटी आईबी स्ट्रिंग, एक फ्रांस की सोसाइटी एवी ऑर्नेस इंटरनेशनल, तो उन्होंने हमारे पीएचडी वर्क को छापा। और वो ऑनलाइन होते ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से मेरे पास क्या ऑफर आने लगे, कॉरस्पॉन्डेंस होने लग गया, तो वो पॉपुलरिटी हुई। बेल्जियम मेरी यात्रा है वो फ्रांस की सरकार के द्वारा प्रायोजित थी सर। अच्छा। मलेशिया गया तो वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से प्रायोजित थी। आपने एक चीज महसूस की कि योग्यता हो तो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता? ना, जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं हमारा नंबर नहीं है, हमें किसी ने पूछा नहीं। ना, मैं तो इवन तो एक पोस्ट के लिए, गंगानगर एक पोस्ट थी, और इसमें इंटरव्यू देने के लिए 35 जने आए। और एक्सपर्ट थे वो यशोधरा सक्सेना थी जयपुर से, तो क्वेश्चन दिए, मैंने फटाफट जवाब दिए। और फिर उनमें जो बैठे थे उनमें एक महाशय ने मेरे प्रश्न पूछा कि आप ये मतलब कहीं नौकरी छोड़ तो नहीं दोगे हैं, या हम पे केस तो नहीं कर दोगे? फिर मेरा माइंड हाथों हाथ क्लिक किया कि ये व्यक्ति पैसे से वकील है। तो मैंने हाथों हाथ बोला, सर मुझे लगता है पैसे से वकील है। तो उसमें वो शक पकाए, उनकी नज़रें झुक गई। फिर जो सेठ थे वो उन्होंने पूछा भी आपकी हॉबीज़ क्या है? भाई हॉबीज़ मेरी तो पढ़ाने की है, बर्ड वाचिंग की है, इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग की भी है। और गंगानगर है, उसमें खेल कूद के भाई खिलाड़ी बहुत है, विशेषकर वेट लिफ्टिंग के। तब सेठ के भी जम गया कि हाँ भाई ये आदमी पढ़ा भी लेगा, साथ में खेल कूद भी टैकल कर लेगा। और बाई चांस उस मैनेजिंग कमेटी, हमारे गांव के सेल टैक्स कमिश्नर थे, तो वो भी उनकी मैनेजिंग कमेटी में थे। फिर उन्होंने अंदरूनी पुश कर दिया, मेरे गांव का है, मेरा बच्चा है। काफ़ी चीज़ें मिल गई ना। हाँ, चारों तरफ से सपोर्टिंग मिल गई, तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। सवाल है, वर्तमान शिक्षा है और पुरातन शिक्षा में अपेक्षात्मक तुलनात्मक जो है फर्क जो महसूस अमूमन करते हैं हम लोग, किस में? चरित्र में, अनुशासन में, विद्यार्थियों की सहिष्णुता में, और मानसिक रूप से मजबूती में।
तो आप क्या पाते हैं? भाई पुरानी प्रणाली और वर्तमान प्रणाली को मैं क्यों मैंने दोनों ज़माने से मैं गुजरा हूँ। जी जी। लेकिन पुराना ज़माना है वो, उसको मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। क्यों? उसमें एक तो समय की पाबंदी होती थी, नियमितता होती थी, गुरु और शिष्य का लगाव होता था। स्कूल में लास्ट पीरियड में पहाड़े बोलते थे हम 40 तक राग ले लेके। अच्छा अच्छा। और हमारे टीचर थे मान सिंह जी राठौड़। तो रतननगर में जब 10वीं की परीक्षा पहले रामगढ़ देने जाते थे जी। तो पहला बैच था वो घर पढ़ाने खुद आ जाते है कि इंग्लिश का पेपर है और सप्लीमेंट्री नहीं आ जाए, नंबर कम नहीं आ जाए, तो मान सिंह जी घर घर जाके खुद जितने भी होशियार बच्चे थे उनको पढ़ा के आते कि कल ये लेटर याद करना, ये प्रेस याद करना। अब ऐसा कोई अब ऐसी बात नहीं है। अब का जो टीचर है वो टीचर तो है लेकिन प्रोफेशनल ज़्यादा है। वो साइड अर्निंग में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। पहले भागने की कोशिश करता है। हाँ, ये भी है, ब्लफिंग भी होती है। और ठीक है भाई, बढ़िया टीचर है तो उसका रेस्पेक्ट है। विद्यार्थी में जैसे क्या कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया, अभिभावकों का दबाव होता है कि आप ये नंबर लेके आए, इतने 100 नंबर 100% में संतुष्टि नहीं होती इनकी, और इसी विषय में लेके आए। और उसमें क्या होता है कि आपस में मतलब कि अपना सहपाठी है, अपने गुरु हैं, उनके साथ सम्मान के साथ पेश आना, वो सहिष्णुता भी थोड़ी सी घट रही है ना। ये पेरेंट्स इसके लिए उत्तरदायी है। क्यों? हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा बच्चा IAS बने। असंभव है, जबकि भाई जो भाग्य में लिखा है वो होगा। और क्रम तो होगा ही, एक के बाद 2 3 तो आएगा। हाँ ठीक है भाई। मैं जैसे मेरी बताऊँ BSc की मैंने 11th के बाद में +2 जैसे यहाँ किया कॉलेज से, और फिर 2 साल मैंने PMT की तैयारी भी करी। जी जी। अब उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, 2 साल खराब हुए, लेकिन उससे योग्यता तो नहीं घटी। हाँ, लेकिन ज़िंदगी खराब नहीं हुई। तो मैं तो मेरे बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई आप अच्छी मेहनत करें, फेल हो गए कोई डरने की बात नहीं है। आपकी 1 साल खराब हुआ है, आपकी ज़िंदगी खराब नहीं हुई है। जिस क्षेत्र में आप रुचि हो। हाँ, और PMT में क्या है, मैंने भाई काफ़ी बहुत बड़ी किताबें पढ़ी, सीकर में ट्यूशन भी करी मैंने राम गोपाल शर्मा से, तिवारी साहब से। ठीक है, PMT में सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। मेरा भी डेंटल में हर साल सिलेक्शन होता, वेटरनरी मेरा सिलेक्शन होता, लेकिन उसमें घर वालों ने भेजा नहीं कि भाई डांगर डॉक्टर के नाम से जाने जाओगे। तो फिर मैंने साइंटिस्ट का सोचा, भाई साइंटिस्ट बनेंगे या फिर प्रोफेसर। अच्छा, एक टैग लग जाता है, आपने कहा डांगर डॉक्टर। हाँ, टैग लग जाता है। हाँ, टैग लग जाता है। इसमें कौन जिम्मेदार है? लेकिन अब सोचता हूँ मैं उसमें वेटरनरी में जाता तो आज मैं विदेश में किसी वेटरनरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता। लेकिन वो क्योंकि शुरुआत चाहे किसी भी क्षेत्र में करो, अगर आप उसमें योग्यता दिखाते तो उसमें भी काफी ऊंचाई बहुत है। साइंस के बच्चों को तो 250 ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें स्कोप है। अच्छा। साइंस का बच्चा भूखा नहीं मर सकता। उसमें जरा सा भी कैलिबर हो तो वो चूरे जैसी जगह में भी लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है। तो वर्तमान में आप कहाँ सेवारत हैं? मैं अभी यहाँ लोहिया, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, वहाँ पर जूलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर। तो कोई ऐसा मतलब कि गुरु के अलावा कोई ऐसा सहपाठी जिससे आप प्रभावित हुए, हाँ भाई ये तो मेरे से भी इसमें बेहतर है और मैं ऐसा कुछ? हमारे एक सीनियर क्लिक थे विष्णु सिंह जी। हाँ। राठौड़, हनूतपुरा गांव है पास के। अच्छा। तो वो क्या कि बहुत ही गरीब परिवार से, और मतलब बहुत लिमिटेड, उसमें उनको कोई मंथली 200-250 रुपये खर्च दिया जाता होगा, और उसी में वो अपनी किताबें खरीदते, कपड़े खरीदते, नोट्स बनाते। उनके दिए नोट्स मेरे पास भी पड़े आज तक। अब वो उन्होंने कोई बैंक की LDC परीक्षा दी, उसमें वो फेल हो गए, लेकिन IFS की परीक्षा दी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और पहले अटेम्प्ट उनका सिलेक्शन हो गया। और आज वो उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ वार्डन है। उन्होंने पिछले साल 7 लाख पौधे एक दिन में लगाए हैं, गिनेज बुक में इनका नाम आया है। और भारत सरकार के जो सलाहकार मंडल है पर्यावरण का, वन्य जीव का, उसके वो मेंबर है। कहने मतलब तो वो मेरे प्रिय आदर्श से बड़े भाई मान लो, और उन्होंने हमें पढ़ाया भी है। वो अपनी नौकरी का पूजा समान समझते। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वन विभाग तो ऐसे ना वो पेड़ कट रहे हैं जेब में पैसे आ रहे हैं। ना। आजकल वो लखनऊ में निवास करते हैं। तो रतननगर एक विरासत, इस पर आप काम कर रहे हैं। हाँ। तो इसकी संकल्पना कैसे, मतलब अवधारणा कैसे बनी और किससे प्रेरित हुई? शुरू में मैंने रतननगर कई किताबें पढ़ी मैंने। सबसे पहली एक बुकलेट छपी थी बैजनाथ जी पंवार की। अच्छा। 1961 में वो करीब 20 पेज की बुकलेट थी। उसके बाद में सुखदेव जी मीणा ने लिखी, फिर एक मुरारीलाल जी महर्षि ने लिखी। इनमें सुखदेव जी मीणा की किताब है वो बढ़िया है, लेकिन उसमें चित्र नहीं है।
और लक्ष्मी मुरारीलाल जी महर्षि की जो किताब मैंने देखी तो बहुत मिस्टेक है, मुझे शर्म आती है कहते हुए, लेकिन वो फिर मैंने दिमाग में जचा लिया कि रत्नागिरी में एक किताब लिखूंगा और ऑथेंटिक हो, जिसमें लिटरेचर भी हो, साथ में पिक्चर भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि सेठ साहूकार पिक्चर ही उसमें हो, मतलब कि उसमें ये भी नहीं कि भाषा का स्तर भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी नहीं कि उसमें कुछ कहना कहीं से रेफरेंस दिया जाए। हाँ बिल्कुल, और उसमें विविधता भी लाई जाए। हाँ तो मैंने 10 साल से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। 10 साल से? हाँ, गांव के मैंने काम देखा है। कितनी फोटो होगी? 50,000 फोटो रत्नागिरी करीब 5,000 है। सारी फोटो आपने बता रहे थे ना? शेखावटी 50,000 फोटो है मेरे पास। 50,000 से ज्यादा फोटो इनके पास हैं, इनकी खुद की अपनी खींची हुई। और एक पता नहीं कहाँ कहाँ से जाके सेठ साहूकार से मिल के वो ताम्रपत्र है उनकी कॉपी। हाँ सब ताम्रपत्र है, पुराने आर्कियोलॉजिस्ट लेटर हैं, और अंग्रेजों के जमाने के बिल्कुल बिल्कुल, और उनके पत्र हैं, वो लाला के उनका संकलन किया है। तो जाहिर सी बात है, इतनी फोटो हैं, इतने लेख हैं, तो सबको तो संकलित नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, सबको करें तो फिर वो बाबरनामा बन जाएगा। लेकिन मेरा कोशिश है कि 350 पेज में मैं इस किताब को समेटूं। खंड बना दीजिए ना। हाँ, और ज़्यादा दिक्कत आई तो फिर रत्नागर के रत्नों के नाम से एक अलग वॉल्यूम, जिसमें जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उनका जीवन परिचय, सही है, तो वो फिर मैं अगले साल पब्लिश करूँगा। सही है। अभी इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें 100 पेज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। 100 पेज में आर्किटेक्चर का पार्ट रहेगा, जिसमें हवेलियां हैं, भित्ति चित्र है, मंदिर मस्जिद है। रत्नमाला, रत्न मन का ऐसे कुछ कर दीजिए ना, एक भाग हाँ बिल्कुल, रत्ननगर के रत्न के नाम से जैसे एक अलग कार्ड निकाल देंगे। तो उसमें एक चीज, मतलब आपकी अवधारणा, उसको मूर्त रूप देना वो अलग चीज हो गई, उसके लिए भागदौड़ करना वो अलग चीज हो गई, लोगों से सेक लेना वो अलग चीज है। लेकिन जो फोटोग्राफी है ना, ये अलग कला है। फोटोग्राफी मेरा शुरू से शौक रहा है, और चूंकि मैं जब पीएचडी करता था तो मैंने क्या प्रोजेक्ट लिए यूजीसी के। अच्छा। उन प्रोजेक्ट में हमने बड़े बड़े कैमरे खरीदे, 400 mm के लेंस के, सिग्मा के, निकॉन के, और उसमें रील वाली वो फोटोग्राफी होती थी। तो मेरी थीसिस में मैंने 300 रील, एक कुर्दांतली जो बर्ड है ब्लैक आइबिस, केवल कुर्दांतली में 300 रील मैंने फोटो खींची, और थीसिस में उनमें 100 जो बेस्ट फोटो थी वो मैंने लगाई। उस समय ये रील कैसे आती थी? रील उसमें 36 एक्सपोजर की थी, 36 की, 24 की। कांच वाली वो कब थी? कांच वाली वो तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, 100 साल पहले की है। और अब डिजिटल कैमरे आ गए, तो डिजिटल कैमरे में भाई शॉट खत्म भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अभी ये इसका वेस्ट जाने का कोई डर नहीं था भाई? हाँ, एक बात दोबारा, आपने 100 फोटो खींची, 100 में 2 फोटो भी बढ़िया आ गई तो आपका पर्पस सोल्व हो गया। पैसे उतने। अच्छा, एक चीज है अनुसंधान। अपने यहाँ देखा है कि पीएचडी भी लोग जो है वो डॉक्टरेट लगाने के लिए करते हैं कई बार। तो कई बार क्या होता है, हमारा लेक्चर कहता है कर ले, मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ तो हो जाए काम। कई बार ऐसे भी मतलब अखबार में पढ़ा है मैंने, देखा होता है कि मैडम जी घर में जाना, सिलेंडर रखना वगैरह, हालांकि कम होता होगा लेकिन होता है कि चाटुकारिता समझिए। तो उसमें क्या होता है कि कोई मौलिकता मतलब कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होती है। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो उनमें है जर्नल जो है उनमें छपता भी नहीं है, कम होता है, उसकी योग्यता भी नहीं रखते वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अगर देखें तो प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम। और यही लड़के अगर विदेश चले जाते हैं तो बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ा अनुसंधान। या तो ढांचागत सुविधाएं नहीं है, या जो इनकी मनसा रहती है नहीं हमें तो नाम लेना यहाँ, और वहाँ उनकी मजबूरी बन जाती है। कि जैसे एक आदमी जो कह रहा था, इस शहर के अंदर हर आदमी भाग रहा है, उसके पीछे एक बैल लगा है। बैल का मतलब कि उसकी मजबूरियां लगी हैं, अगर रुकेगा तो बैल मारेगा उसे, तो वो भाग रहा है पैसे कमाने के लिए। हो सकता है वहाँ मजबूरियां उसे प्रेरित करती हैं। नहीं, मैंने तो जब पीएचडी किया तो बीकानेर में जब एमफिल करता था, तो मेरे जो गाइड थे ओपी जहांगीर साहब, उन्होंने तीसरी आंख पे रिसर्च किया है। तीसरी आंख पे? हाँ, उनका कंसेप्ट था कि भी आदमी, किसी बच्चे के जन्म से आंखें नहीं हो या एक्सीडेंट में उनकी आंखें खत्म हो जाए, फिर भी वो काम करता है। हाँ, तो पीनियल ग्लैंड है अपने तीसरी आंख, उसको उन्होंने आंखों में कन्वर्ट किया। अच्छा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट चूहे के ऊपर किए, सुअर के बच्चों पे किए, गिनी पिग पे किए, और आदमी भी वो वही कर नहीं सकते क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है। लेकिन उन्होंने काफ़ी एनिमल्स में उनकी आंखें हमने डैमेज करी, मेंढक है जैसे आंखें डैमेज करी, और डैमेज करने के बाद भी उनको हमने राम क्या कर दिया? हाँ, विटामिन ए का ट्रीटमेंट दिया, और उनकी जो पीनियल ग्लैंड थी वो आंख में कन्वर्ट हो गई। अच्छा। हाँ, तो वो थर्ड आई रीजनरेशन नाम से उनका जो रिसर्च है बहुत इंटरनेशनल लेवल पे वो पब्लिश हुआ, मतलब नोबेल प्राइज के लायक उनका बनी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ देखी मैंने, जैसे विदेश हैं, विदेशों में शहर छोटे भी हैं, या मतलब शहर मतलब कि देश छोटे हैं कई, समझिए वहाँ सुविधा ज़्यादा है। तो यहीं तो एम्बेसी, यहीं जो सरकार, और यहीं जो है वो
मतलब कि न्यूज, छोटी सी न्यूज होती है, वो सनसनी बन जाती है। हमारा देश बड़ा है, लोगों को पता भी नहीं होता, उचित मंच का पता नहीं होता, और उचित सहयोग और उचित परामर्श नहीं मिल पाता। हमें काफी लोगों को पता ही नहीं था कि इस फील्ड में ये इनाम भी मिल रहा है क्या। तो वो भी एक कमी है ना। अब इंडिया में थोड़ा क्या है कि भाई भतीजावाद है, सब जगह है, पार्शियलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, न्यायालय तक में भी है, सुनते हैं। हाँ। और विदेशों में क्या रिसर्च फैसिलिटी बहुत है, लेबोरेटरीज बहुत अच्छी है, वहाँ पर स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया है। भाई आज मैं मान लो अमेरिका में प्रोफेसर हूँ तो मेरी मंथली सैलरी 18 से 20 लाख रुपए होती है। और ये देखा भी है कि इंडियन विदेश में जाके बहुत बढ़िया काम करते हैं। हालांकि वहाँ के जो प्रोफेसर है उनकी तुलना में आधी सैलरी देते हैं इंडियंस को। अच्छा, ये और है। वहाँ के जो प्रोफेसर उनकी सैलरी अपने से बहुत ज़्यादा है, काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और इंडियंस उनकी तुलना में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया रिसर्च करते हैं। भारतीय तो अब जैसे आप जाओगे ना यूएस या यूके में, तो आपको एयरपोर्ट से लेके हर जगह भाई भारतीय मिलेंगे। हाँ, अमेरिका में तो हर डिपार्टमेंट में 30% इंडियंस हैं। पहले मेरी कहावत है, मैं बीच बोल देता हूँ कि पहले अगर कोई आदमी कंपनी स्थापित करता था ना सिलिकॉन वैली में, तो कहते थे कि कोई उसका सीईओ कौन बनेगा, कोई अंग्रेज, कोई गोरा है क्या। कहता नहीं, वो फिर तो फंड नहीं मिलेगा। आज अगर कोई जाता है तो पूछते हैं इसका सीईओ कौन है, कोई इंडियन है क्या, फिर तो फंड नहीं मिलेगा। इन कंपनी कैसे लेगी, इंडियन है तो कंपनी कैसे लेगी। मतलब इस बात को इस लेवल तक लाने के लिए बहुत मेहनत किया लोगों ने, भारतीय लोगों ने बहुत मेहनत की है। नहीं, इंडिया का यूथ पावर है वो सबसे बढ़िया है, और इसीलिए अमेरिका की, चाइना की नज़र इंडिया पे है, क्योंकि ये युवाओं का देश है। आज पूरा यूरोप बूढ़े आदमियों का देश है। वहाँ पर 60% आदमी बूढ़े हैं, और इतने आलसी हैं कि वो बल्ब फ्यूज भी हो गया तो नया बल्ब नहीं लगा सकते हैं, फोन करके बुलाएंगे यार हमारा बल्ब फ्यूज हो गया, नया बल्ब तो लगा दो। वो भी है थोड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन का जो स्तर है ना जीने का, वो भी थोड़ा सा उनकी अलग लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा भी है। हमारे यहाँ देखते हैं कि कुपोषण, गरीबी, एक बार हम डॉक्टर पास चले गए, इलाज दोबारा के लिए पैसे नहीं होते, बीच में छोड़ देते हैं हम लोग। अपने यहाँ क्या अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज्यादा है। ये एक चीज और है, सामाजिक सुरक्षा। सरकार की तरफ से कुछ सामाजिक सुरक्षा हो कि भाई हाँ कम से कम 5-10 हज़ार 20 हज़ार कुछ मिलेगा, ये तो आपको भूखे नहीं मरना पड़ेगा। इस मामले में विदेशी ढांचा बहुत बढ़िया है, कि वहाँ सरकार की ड्यूटी है कि भी 18 साल 21 साल तक सारा खर्चा बच्चे का। एक स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं पे हमारा देश बहुत कम खर्च करता है, मतलब कि 1.5, 2, 3 जो भी % है, कुछ देश 9-10% तक खर्च करते हैं। तो ये भी एक मायने रखता है, क्योंकि देखिए हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है एकदम खराब है, तो सुधारेंगे नहीं तो वहाँ काफी एक्सीडेंट होते हैं। बाहर किस पर पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर। फिर हमारे पास कुपोषण आता है, तो किस बार पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर, है ना। हमारे लोग अराजकता फैलाते हैं, किस बार पड़ता है, देश के टैक्स पेयर्स। बिल्कुल। तो कहने मतलब ये चीजें जो इस बीमारी की जड़ है। भाई उसके लिए तो क्या एजुकेशन सिस्टम है वही सबसे बढ़िया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि हिमालय, अपन अरब कंट्री बात करें, मलेशिया की बात करें, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड है, इतने ज़्यादा सिविलाइज है। वहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुसलमान आप देखो तो जमीन आसमान। एक चीज़ और उन्होंने की है मेरी नज़र में, उन्होंने ये महसूस किया कि यार ये चीज़ हमसे बन नहीं रही, खरीद लो, बन नहीं रही, खरीद लो, कम से कम वो चीज़ तो आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो हमने खरीदा भी नहीं, हम उसी में लगे रहे, हम भी किसी दिन बना लेंगे। तो बनाने में चक्कर में 70 साल निकल गए। हाँ बिल्कुल। तो हमारी चीज़ वो हम उस चीज़ का उपभोग भी नहीं कर सके। उन्होंने वो चीज़ें पुरानी कर दी। अब आज जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, भाई मलेशिया छोटा सा देश है, अपने राजस्थान जितना भी नहीं है, जी, लेकिन वहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी से 15 गुना ज़्यादा। दुबई में पहले चीज़ें वो खरीद के लेके आए, आज वहाँ लोग खुद इनोवेशन में, आविष्कार में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि सरकार जो है वो हमें सुविधा देती है, सरकार हमारी इज्जत करती है, तो लोग फिर वहाँ खुद आ रहे हैं। नई नई चीज़ें जैसे बिल्डिंग लाइन की है, कोई भी जैसे नई होटल के हैं, या कोई स्काई स्क्रैपर के हैं, या मान लीजिए किसी भी तरह की नई तकनीक, सौर ऊर्जा की वगैरह ही है, तो वो सारी पहले दुबई में वो लोग टेस्ट करते हैं। उल्टा हो गया, बिल्कुल, क्योंकि पहले उन्होंने खरीदी, लेकिन बाद में लोगों को पता चला इनको जरूरत है, तो क्यों ना फिर यही शुरू कर दी जाए। नहीं, अभी वहाँ 7 स्टार होटल बना है, और समुद्र में बालू मिट्टी ढक के वहाँ पर पूरी एक कॉलोनी बसा दी, और अलग अलग तरह की बिल्डिंग है जो पहली बार वहाँ बन रही है, कहीं दूसरी जगह नहीं बन रही, या जो प्रोटोटाइप कहीं बन गया दूसरी तरफ वहाँ बन रही है। ये भी हाँ बिल्कुल, ये भी टूरिज्म का अट्रैक्शन है एक तरह का। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, सीधा भावनाओं से काम नहीं चलता, देश जो अर्थव्यवस्था पैसों से चलती है। और अगर आप किसी न किसी माध्यम से, भले ही पेट्रोल बेचें, भले ही आप मिट्टी बेचें, भले ही आप जो अपनी संस्कृति उसकी, जैसे कि अपने आयुर्वेद वगैरह है, योग वगैरह है, ठीक है, उसका निर्यात करें, या भले ही आप जो अपनी मेधा शक्ति का निर्यात करें, लेकिन कुछ भी करके पैसे आए तो देश चलता है। बिल्कुल, सुखी बातों से विश्व गुरु तो बनने से रहे। नहीं, विश्व गुरु तो बनेगा भारत, क्योंकि लंबा समय लगेगा। भारत में भाई टैलेंट की कमी नहीं है, और बस वही है, यहाँ के जो नागरिक उनमें वही देशभक्ति का जज्बा आ जाए, डेडिकेशन आ जाए। अच्छा, आपकी तरफ से जैसे अब क्योंकि सेवानिवृत्ति होने के बाद में
देखते हैं भी क्या करें, तो लोग तो किस तो बस शांत हो जाते हैं, अपने घर में रहते हैं और ज़्यादा कहते हैं टेंशन जरूरत नहीं। हाँ। कुछ लोगों में स्फूर्ति बची रहती है, कहते हैं थोड़ी समाज सेवा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, संगठन बनाएंगे या कुछ काम करेंगे। तो आपका क्या विचार? रिटायरमेंट बाद में मेरा क्या, गांव से रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और चूंकि मैं तो भाई मेडिकल एजुकेशन मैंने काफ़ी दी है, 250-300 मेरे स्टूडेंट MBBS में निकल गए हैं। जी जी। और हमारे गांव में कुछ बड़े धनाढ़ सेठ है रपति, जिसमें हरीफ शाह जिबूदिया है, अपने ये राजेंद्र हिरावत है, बालकृष्ण गाड़ोदिया है। तो ये हर साल गांव में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लगाते हैं जी जी। स्कूल बिल्डिंग में, बच्चों के एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में। और उनका प्रेशर है कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट आप हमारे ट्रस्ट को संभालो, हमारे काम को देखो। और उन्हें भरोसेमंद आदमी चाहिए, वो चीज़ें जो सही दिशा में ले जाएं, जो उनका मंतव्य है वो पूरा हो। रतनगढ़ हम कॉलेज खोलने की भी फाइल लगा रहे हैं बहुत जल्दी। तो कॉलेज खुल जाएगी तो हो सकता है मेरा एजुकेशन से जुड़ाव रहेगा, लेकिन रहेगा गांव में। आप मतलब नेक्स्ट लेवल बोलते हैं उसको, अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि तब आपके पास कोई बाध्यता नहीं रहेगी। हाँ, बाध्यता नहीं रहेगी, आपको छूट रहेगी कि आप कुछ ना कुछ नया स्थापित करें। और फंड की कमी तो मेरा ये है कि भाई बच्चों को कैरियर एजुकेशन में दूँ, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करूं। और मेरी इच्छा है कि हमारे गांव के हर घर से एक बड़ा अफसर बने, अच्छी बात है, एक गजेटेड अफसर बने। तो ये मेरी इच्छा है। और कोई बिंदु रह गया? काफ़ी है, आप और पूछे। नहीं, मेरे तो ध्यान में मुझे कि आपका जीवन मुझे नहीं पता ना। हाँ, और बाकी मैं यायावर ज़िंदगी में पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। हर संडे को मैं मेरे कैमरा दूरबीन लेके मैं जंगलों में निकल जाता हूँ, 20-20 किलोमीटर में घूम के आता हूँ। और पढ़ने का बहुत शौक़ है, पढ़ाने का बहुत शौक़ है। और कई बार तो, एक बार की बात है, मेरा कोई रिफ्रेशर कोर्स में जोधपुर चला गया था 1 महीने के लिए, बच्चों का कोर्स रह गया बहुत ज़्यादा। तो सर्दियों की जो 7 दिन की छुट्टी होती है, उन 7 दिन की छुट्टियों में मैंने 400 पेज की किताब, पूरा कोर्स 7 दिन में करवा दिया। और वो क्लासें मुझे याद भी आता है, 8-8 घंटे लगातार मैंने नॉन स्टॉप। और बच्चे बैठे हैं, वो भी बच्चे ही थे। हाँ। किसी से नहीं बैठा था, 8-8 धुआं निकलने लग जाती है माथे से। तो वो बच्चे आज भी याद करते हैं। गुरु जी, सही है। तो रिटायरमेंट के बाद में एजुकेशन से रिलेटेड मेरा जॉब रहेगा और गांव पे फोकस रहेगा। जी जी जी। तो गांव के विद्यार्थियों के लिए कोई ऑनलाइन कोचिंग बनाने हैं, ऑनलाइन वीडियोस बनाने हैं, उनकी कोई स्कूल में जाके एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है, बच्चों को स्कॉलरशिप है, बुक्स हैं। आप भक्ति भाव में हैं? भक्ति भाव में मेरा इंटरेस्ट है। कई बार मैं कई तरह की पारिवारिक परिस्थिति से गुजरा हूँ और कई बार मेरे मन में ये भी आता है कि क्यों ना साधु बन जाए। और नेकी और पूछ हाँ। मुझे लगता है कि देखो, योग्य आदमी है ना, वो चाहे खेल में जाए, चाहे राजनीति में जाए, चाहे धार्मिक मामलों में जाए, वो कुछ ना कुछ नया ही स्थापित करेगा। हाँ, लेकिन अध्यात्म में मेरी रुचि है और इस लाइन में भी मैं जाऊंगा। मेरा धर्मगुरु भी है मेरे। आएंगे कभी मिलने बाद में आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसमें क्या है कि वानप्रस्थ का जो जीवन है, कि मुझे ये एयर कंडीशन कालीन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे खेत में बहुत क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपका गुरु जो होता है ना, वो आपको ये राजता नहीं, आपके इस जीवन में आपके लिए गृहस्थ और सन्यास मिश्रित ही अच्छा है। आपके लिए सन्यास अच्छा है। अगर आपके जीवन में सन्यास लिखा है तो वो क्या करता है, जबरदस्ती भी आपको लेके जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अगर उसको लगता है नहीं, ये मिश्रित ही जीवन अच्छा, पिछले जन्म में आपने कुछ किया वगैरह, इसलिए आप इसी को उपभोग करें, तो उसमें क्या होता है कि सलाह मायने रखती है। हमें इस चीज़ का पता नहीं होता, वो हमारा पथ प्रदर्शक होता है, तो वो कई बार अच्छी चीज़ें बताता है। ठीक है ना। तो एक बात और बताएं कि आपने जैसे कभी क्या होता है कि कोई आदमी है, उसके मन में मलाल रहता है कि यार मैंने ये काम नहीं किया, या ये चीज़ें इनका उपभोग नहीं किया, इस आदमी से मिला नहीं मैं, ये मेरे से पहले मिले से पहले चले गए, ऐसा कोई मलाल है आपके मन में? भाई मैं तो बचपन से था, तब मेरी आदत रही है। मैं इंग्लैंड का हूँ, मैं जर्मनी का हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरी इच्छा थी कि भी मैं विदेश यात्राएं करूँ, विदेश में घूमूं, अगले जन्म में विदेश में पैदा हूँ। तो वो पक्षियों में मैं रिसर्च करने लगा, तो वो चिड़िया मुझे विदेश में उड़ा के ले गई, उनकी दुआएं ले गई। और वहाँ के जब मैं प्रोफेसर से मिलता हूँ, साइंटिस्ट से मिलता हूँ, तो उनकी जो दिन की जो लाइफ है बहुत बढ़िया है। अच्छा, उनका जो एक तो बोलने का तरीका, एक आदर भाव का, और एक जो काम करने का तरीका, मतलब थोड़ा सा आपको लगा कि कुछ? हाँ, यूरोप के आदमी बहुत पोलाइट है, बहुत डिसेंट है, टाइम के पंक्चुअल है, और बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत आदर करते हैं। बाकी अलग अलग कंट्रीज का अपना अलग अलग शेड्यूल है, लेकिन यूरोप का कल्चर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। चलो, अच्छी बात है।
तो और कोई बिंदु जो रह गया हो, क्योंकि देखिए आपका जीवन काफ़ी विस्तृत है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, जिस बिंदु बोलना चाहें जैसे किसी भी शिक्षा पे। बस और तो ये जैसे लाइब्रेरी मैंने डेवलप करी है, तो इसमें करीब 1500 पेपर बैक किताबें हैं मेरे पास और 25,000 डिजिटल बुक्स है। 25,000 डिजिटल है। हाँ, चलो अच्छा है, किसी को जो तो और बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं, नोट्स बनाते हैं। छोटी सी रह गई अपना समापन करने से पहले, नशा हाँ, विद्यार्थियों को नशा खोखला कर रहा है, विद्यार्थियों का समाज को भी खोखला कर रहा है, और नित्य नए तरह के नशे उनका इजाद हो रहा है, और सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार तो सूचनाओं के अभाव में कई बार तो पूरे पूरे गांव ऐसे हो जाते हैं पूरे की उसी नशे की चपेट में आते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है खुद सरकारी अमला भी उसको पोषित करने में लगा रहता है धन के कारण, ठीक है, कई बार देखने में आया ऐसा। तो इससे कैसे छुटकारा मिले? इसमें तो हमारे जैसे कॉलेज में एक सेंटर है हमारे, नशे उन्मूलन केंद्र, अलग अलग सेंटर है, और उसका जैसे मैं मेंबर भी हूँ मैं। तो हम एग्जीबिशंस लगाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, व्याख्यानमालाएं कराते हैं, और हर महीने कोई न कोई नशा मुक्ति संबंधित, चाहे वो मतलब प्रयास जारी है। हाँ, चाहे वो रैली हो, चाहे कोई चित्र प्रतियोगिता हो, चाहे नारा लिखने की हो, स्लोगन लिखने की हो, बच्चों में आपस में निबंध है, डिबेट है, और हमारा सेंटर है वो भाई नॉन स्मोकिंग जोन है। और एक छोटा सवाल हो रहा गया, वर्तमान में भारतीय राजनीति, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें फिर पक्षपात हो जाएगा। हाँ। वर्तमान में भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है? ठीक है भाई, राजनीति में मेरा क्या इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, और मैंने आज तक वोट नहीं डाला। लेकिन अध्यापक के तौर पर? हाँ, अध्यापक के तौर पर ठीक है भाई। अब भाई कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, मान लीजिए, और आरएसएस है, तो हर पार्टी में भाई बढ़िया नेता भी है। अच्छा, आपने कहा कि मतदान है, मतदान अपना अपना फैसला होता है कि भाई चलो मुझे इससे अच्छा नेल का कैंडिडेट जो है अभ्यर्थी जो है, जैसे मान लीजिए कि मैं उसमें बदलाव लाने के बाद ही कुछ करूंगा, या मुझे तंत्र अच्छा नहीं लगता, कोई भी कोई कारण होता है, तो आपने कहा मतदान नहीं किया, ठीक है, तो कोई विशेष सोच रही होगी इसके पीछे? भाई उसका मेन कारण तो ये रहा कि हर इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगी, जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में, कभी फ्लाइंग के रूप में, कभी स्क्वाड के रूप में, कभी व्हीकल चेक करो। वहाँ पर फिर वही आता है भाई वोट देने कौन जाए। हालांकि एप्लीकेशन लिखने और डाक से मत पत्र आ जाता है, लेकिन मैं इस मामले में क्या आलसी हूँ। मैं लिखा पढ़ी में, कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं बहुत आलसी हूँ। ये कमजोरी पकड़ी मैंने आपकी। हाँ। अंत में किताब में लिख लूँगा, किताब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, रोजाना 20 पेज लिख लूँगा, लेकिन यदि कोई सरकार से कोई पत्राचार करना है तो उस समय बहुत आलसी हूँ मैं। तो अगर मान लीजिए आपको 10 गुना ज़्यादा धनराशि दी जाए महीने की, फिर आपको पत्राचार ही करना फिर? उस केस में फिर भैया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, तो क्योंकि आप ऐसा करेंगे, मैं बताऊँ, आप ऐसा करेंगे 10% आप किसी और को देंगे, बोलेंगे तू लिख ले, साइन में कर दूंगा। हाँ, ऐसा तो खैर नहीं होगा। बैठ के मैं डिक्टेट करवा सकता हूँ, देंगे कि लिख लेता हूँ, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास पेंगुइन का ऑफर है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का ऑफर है, जोलॉजी डिक्शनरी का, लेकिन भाई लिखने की अब क्या स्पीड भी कम हो गई है, हाथों में कंपन भी होता है। तो ये तो मैं करूंगा, रिटायर बाद में एक मैं अपॉइंट करूंगा एक लड़का जो मैं बोलूँ वो लिखे। हाँ, नहीं ऐसा तो होता है। हाँ। आजकल बड़े बड़े लेखक ऐसा ही करते हैं। हाँ। खुद बोलते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। आप जैसे क्यों अब लिखने की स्पीड नहीं रही, तो वो क्या करते हैं, किसी और को हायर करते हैं, वो लिखता है, उनका काम, वो राइटर हो गया और वो ऑथर हो गया, अलग, मतलब दो शब्द ईजाद कर लिए। पहली किताब मेरी पब्लिश करी 98 में, तो एक महीने मैंने किताब लिख दी, पूरी एक किताब एक महीने में। लेकिन अब वही उतने ही पेज में लिखूं तो मेरे को साल भर लग जाए, फर्क पड़ गया। तो ठीक है, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आपका जीवन काफ़ी विस्तृत, अनुभव भी काफ़ी है, तो इस 1-2 वीडियो में नहीं समेटा जा सकता, और कभी समय मिलता तो फिर साथ साथ करेंगे। तो अंतिम वाक्यांश आपकी तरफ से संदेश के रूप में? संदेश में तो मेरे गांव के लिए जैसे कहूँगा, हमारा गांव रतन नगर है, रत्नों की नगरी है, सेठों की नगरी है, चूरू जिले का पेरिस है, और राजस्थान का दूसरा जयपुर भी है। और मुझे इस गांव से बहुत लगाव है, यहाँ की मिट्टी से मुझे बहुत लगाव है, यहाँ के व्यक्तियों से बहुत लगाव है। गांव के जो हमारे संस्थापक है नंदराम जी केडिया, उनका मैंने यहाँ फ़ोटो भी आप लगा रखा, आप देख लेना। तो मेरी इच्छा यही है कि गांव के लिए मैं कुछ करूँ। चूरू का पेरिस बताया तो मतलब बसावट के तौर पर, हाँ, ग्रिड सिस्टम पे आधारित है। देखा मैंने, गलियां पूरे गांव के चारों तरफ परकोटा था, उसमें 4 बूथ थी, 4 बड़े, निकल जाओ सीधे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया, अच्छा, थोड़ी सर। और रत्नगर की एक वो पुरानी एक कहावत भी है, मारवाड़ी में आपको मैं सुना देता हूँ। रतनगर शुभ से बस्यो, बीच बहवे है खेत, 3 बात को सुख गणो, जंगल, दांतन और रेत। जंगल मतलब सुबह टॉयलेट के लिए खेतों में जाते हैं,
तो ये गांव बसा उसमें भी है, इसलिए और भी साखियाँ हैं मैंने कलेक्ट कर रखी है गांव के संबंधित। और मैं आशा करता हूँ जल्दी जल्दी आप वो एक अपनी जो अपना काव्य हो गया बड़ा ना, उसका क्या नाम बताया आपने? रतननगर एक विरासत टाइटल तो है। आशा करते हैं जल्दी मूर्त रूप लेगा और लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लोग लाभान्वित होंगे, तो एक तरह की धरोहर बन जाएगा, क्योंकि काफी मेहनत की आपने। हाँ ना, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो। 10-15 साल हो गए। हाँ। तो मुझे लगता है कि उतना कार्य अगर कोई दूसरा करेगा तो 20-30 साल लग ही जाते हैं उसको। बिल्कुल। क्योंकि दूसरी बात एक और है, जो जहाँ से आपने पत्र इकट्ठे किए हैं, हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी के वो लाइजनिंग नहीं होती ना, हर आदमी किसी दूसरे पक्ष का तो उसको मिल भी नहीं पाती। हाँ, नहीं मैं तो कम से कम 50 जगह गया हूँ। कई आदमी चले गए, वो अभी वो नहीं है, किसी के थ्रू पता चलता है कि इसके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। जाहिर सी बात है, कई बार क्या होता है कि जो काम ये आदमी कर रहा है वही कर सकता है, दूसरा उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये आदमी इस मौके पर। मैं तो 50 जगह गया हूँ और कम से कम 2-3 लाख रुपए मैंने एक भाड़े में भी काट दिया। और अभी जैसे एक हमारे मित्र ने बताया, वो सरदार सिंह जी का आपको जो बता रहा था, सादुल सिंह जी का, तो ये तो ध्यान था कि अभिनंदन पत्र मान सिंह जी राठौड़ ने लिखा है, विद्याधर जी चोटिया ने लिखा है, लेकिन वो है कहाँ। तो फिर किसी ने मेरे को अचानक बताया अपने गांव का अभिनंदन पत्र वहाँ जूनागढ़ में टंगा हुआ है। ठीक है। तो मैं उसके नेक्स्ट संडे को कार टैक्सी लेके मैं जूनागढ़ चला गया, अपना कैमरा लेके, और उसकी फ़ोटो खींची। हालांकि वो ब्लर इमेज आई है। अब अगले संडे को मैं जूनागढ़ जाऊंगा, फ़ोटो लेके आऊँगा। तो इसमें मेरा एक पैशन है, जुनून है, और कई बार क्या होता है, खर्च मेरे लिए मायना नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी फोटो की है ना, अगले अनुमति नहीं होती तो फोटो, कल महाराज फोटो ले रहा हूँ, एक फोटो आ जाए। हाँ। मजा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो मतलब 5 रुपये डॉक्यूमेंट के लिए भी 5,000 रुपये खर्च हो जाए तो मुझे कोई शिकवा नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, कई बार तो होता है पैसों के लिए, काम मुद्रा के लिए, कई बार होता है नाम के लिए, कई बार होता है आत्मसंतुष्टि के लिए। तो अपना अपना लक्ष्य अपने पसंद। नहीं, मेरा आत्मसंतुष्टि का ही है, और मेरी इच्छा ये है कि एक गांव का एक ऑथेंटिक दस्तावेज है वो सामने आए, सबको सामने, सब लाभान्वित। क्यों बड़ी बड़ी हिस्ट्री तो भाई सब ने लिखी है, कर्नल टोड ने भी लिखी है, रोमिला थापर ने भी लिखी है, लेकिन जो क्षेत्रीय इतिहास है वो बहुत कम है। आपके सीकर में रतनलाल मिश्रा है, जैसे उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, सीकर का इतिहास, सिकौटे इतिहास। कहाँ का बेचा अंग्रेज, कहाँ लोग उसका मतलब देते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं। जो अंग्रेज लोग थे वो क्या भाई, वो डेली डायरी लिखते थे। अब कर्नल टोड है तो उसकी डायरी है और कुछ नहीं है, लेकिन आज एक ऑथेंटिक दस्तावेज का था, वो अपनी आंखों से देखा उसने। तो अभी मेरे पास 2 किताबें आई, एल्फिनस्टोन। तो ये क्या पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के, और उन्होंने दिल्ली से काबुल तक की घोड़े पे यात्रा करी, और डेली उन्होंने क्या अपनी डायरी नोट करी। तो ठीक है, फिर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं तो छूट जाती हैं, फिर अगले। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। टाइम देने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय राम। थैंक यू सर।